जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यू न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। ढेर सारे स्वागत हैं। और मैं सबसे पहले बता दूं कि बीपीएससी 67वीं का जो है आज कुछ बैक भी आप लोग के पास क्लास चल चुके हैं, वीडियो जा चुके हैं। आज जो हम चलेंगे बिहार स्पेशल से ही, बिहार इतिहास से ही हम चलेंगे भौगोलिक स्थिति व उच्चवाच के बारे में, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ के बारे में चलेंगे। तो आप अगर जो बीपीएससी का 67वीं का अगर जो आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि आपका समय निकल रहे हैं। करने वाले जितने भी हैं कर चुके हैं, कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत ही मन्नत से आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी पूरी जन्नत लगा चुके हैं। तो चलिए एक बार आजमाइए फिर से 67वीं में। और समय बहुत कम दिन बचे हुए हैं, मात्र कम से कम दिन। अगर जिस आधार से देखिए पहले लोकेशन टाइम डेट के हिसाब से तो 12 दिसंबर दिया हुआ है। हो सकता है चुनाव, बिहार चुनाव के कारण डेट अगर जो बढ़ेंगे भी तो एक सप्ताह से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है एक सप्ताह तक बढ़ सकते हैं, 12, 19 को हो या 26 को, यही डेट में आएंगे, अर्थात दिसंबर में होना ही होना है। तो हम चलते हैं 67वीं के लिए। भौगोलिक स्थिति आप लोग जानते हैं, बिहार स्पेशल से 25 से 30 मिनट की क्वेश्चन आप लोग के पास टकराते हैं। मैं बहुत सारे बिहार स्पेशल के लिए मैं दे चुका हूं आपका क्लास, और आप लोग को अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं भौगोलिक स्थिति व उच्चवाच के बारे में चलते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन जान लें। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी राज्य में भौगोलिक परिदृश्य के बारे में आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं धरती है और पूरा उसका वातावरण भी है, और साथ साथ ढेर सारे बातें होते हैं। तो परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसकी क्या करते हैं, भौगोलिक स्थिति या उच्चवाच जानना आवश्यक होता है। मतलब ग्राफिकल, मतलब जियोग्राफी जो है उसके लोकेशन और एंड जो है रिलीफ के बारे में जानना पसंद करते हैं। तो हम उसके बारे में जानते हैं तो कई जगह अंतर पाए जाते हैं, ढेर सारे अंतर पाए जाते हैं। तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है, और कहीं क्या है, अन्य भौगोलिक उच्चवाच मिलकर बिहार की भौगोलिक रचना भी उसी प्रकार से तैयार किया गया है और हैं। तो हम चलेंगे बिहार की भौगोलिक स्थिति। सबसे पहला पॉइंटेड रहेंगे बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है आप लोग तो बहुत ही जानते होंगे। भौगोलिक स्थिति आप लोग जानते भी होंगे और कुछ इससे भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, बहुत ही अच्छे रहेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ शॉर्ट में बहुत अच्छे देने का। आप लोग इसको बढ़िया से वगैरह एस्केप करते हुए देखते जाइए, देखिए बहुत ही मज़े आएंगे। तो चलते हैं बिहार में। बिहार आप लोग जान रहे हैं, बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी के बारे में आप लोग जानते हैं तो क्या है, आप लोग के बिहार का अगर जो उत्तर में कहिए तो क्या कीजिएगा, उत्तर में नेपाल है, बोलते जाइएगा। जितना जानकारी आप लोग को बोलते जाइएगा। दक्षिण में क्या है जी, दक्षिण में क्या है, झारखंड है। और बोलिएगा पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल। और चलिए पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब इससे अच्छा क्या होना चाहिए, आप लोग के बगल में जो चौहद्दी हैं सभी एक स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं, और बिहार के जितने भी हैं, बिहार के चौहद्दी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अगर जो मैं लिखा भी हूँ तो वो गलत लिखा। अगर इसलिए गलत लिखा, क्यों गलत लिखा, क्योंकि बिहार की चौहद्दी मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सभी को पता है बिहार की चौहद्दी क्या है। ठीक है, तो मैं फिर से दोहरा दूं, चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग चलते हैं इसमें भू जो अवस्थी राज्य हैं क्या है, अब इस अवस्थित जो है ये सब देख लिए ना। अब बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार क्या है, भौगोलिक विस्तार इसका क्या है, बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार, इसका विस्तार डिग्री वाले बोलते हैं ना, अक्षांश वाला। बोलिए ना कितना अक्षांश यह है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, मतलब 23 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, और तथा
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में है ये बिहार। बिहार के बारे में जाने तो कहाँ पर है जी, हम लोग चलेंगे उत्तरी अक्षांश से चलेंगे, जो उत्तर दिशा के उत्तरी अक्षांश से चलेंगे, उत्तरी अक्षांश से चलेंगे तो क्या आपको दिख रहा है उत्तरी अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में ये दिख रहा है कि इसकी जो भौगोलिक विस्तार है उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री, नोट करते जाओ 24 डिग्री 20 मिनट और कितना 10 सेकंड का है। कितना है? 10 सेकंड का है। और कहाँ तक है जी? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है कहाँ तक? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक जो है ये आपका क्या है, एक ही दीजिए 15 सेकंड। क्लियर है? ये उत्तरी अक्षांश में है। क्या है? उत्तरी अक्षांश में। और पूर्वी देशांतर में क्या इसका रूप बता रहा है, सो जानते हैं। पूर्वी देशांतर में इसका क्या रूप बता रहा है जी? पूर्वी देशांतर के बारे में आप बताइए, नोट कर लीजिए। देशांतर, पूर्वी देशांतर में आपका जो है ये नोट कर ले जाइएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और फिर उधर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो बोलिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक जो है आपका ये क्या है, पूर्वी देशांतर का जो है भाग जो है आपके मध्य में जो है ये स्थित है। कौन? बिहार। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आप लोग को मैं पीछे बता चुका हूं कितना होता है जी। बिहार का क्षेत्रफल 94,163। इसका क्षेत्रफल, अगर बिहार का क्षेत्रफल की बात करें, तो क्या बुझा रहा है आपको? 94,163 वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल। कहीं से कोई डॉट नहीं है, डॉट। चलिए अब चलते हैं। इसका ग्रामीण क्षेत्र कितना है जी, जानते हैं? ग्रामीण क्षेत्रफल है 92 लाख में तो जो है 251 कुछ इसी तरह से है। और शहरी क्षेत्रफल है, लिख लीजिए ग्रामीण क्षेत्रफल। ग्रामीण क्षेत्रफल इसका जो है किसका? बिहार का। ग्रामीण और नगरीय दोनों होंगे, शहरी ना। तो ग्रामीण होगा 92,251, 92,251.51, 92,251.51। और शहरी कितना होगा जी? शहरी कितना होगा? शहरी भी तो कुछ होंगे ना। शहरी या 1905.49, मतलब 1905.49। कौन चीज में? वर्ग किलोमीटर में। कितना में? वर्ग किलोमीटर में है। क्लियर है? आप समझ रहे हैं? कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हो तो क्या देखना चाहते हो? ग्रामीण क्षेत्र का लिख लिया हो? चलो ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का क्या है जी? 2.86% है। कितना है? 2.86। मतलब कुल क्षेत्रफल जो है इसका जो लगभग लगाया गया है 2.8 क्षेत्रफल है। किसका? कुल क्षेत्रफल भारत में। भारत के कुल क्षेत्रफल से इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 2.86% क्षेत्रफल है इसका। क्लियर है? परसेंटेज निकालेंगे तो बिहार की उत्तर से दक्षिण क्या है? बिहार से उत्तर से दक्षिण जो है अधिकतम कितना लंबाई है जी? बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है? बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण याद नहीं है जी? अरे बाबा क्या भूल जाते हो। बिहार के उत्तर से दक्षिण और क्या होंगे? पूरब से पश्चिम, और पूरब से पश्चिम चौराही होगा। पूरब से पश्चिम
नक्शा तो आप लोग देखे ही होंगे, समझ में आ ही जाता होगा, पूरब उत्तर दक्षिण ना। तो पूरब से पश्चिम इसकी जो क्या होंगे लंबाई होंगे 345 होंगे लंबाई किलोमीटर, और चौड़ाई कितना होंगे, चौड़ाई 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर इसका क्या हो गया लंबाई हो गए, और ये क्या हो गए चौड़ाई हो गए। स्पष्ट दिख रहा है बोर्ड, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, समुद्र तट से इसकी बिहार की दूरी जो है लगभग ऊंचाई में, अगर लगभग दूरी मानिए, दूरी अगर समुद्र से दूरी मानते हैं, समुद्र से दूरी अगर जो लेते हैं, समुद्र से दूरी, ऊंचाई नहीं बोला मैंने, समुद्र से दूरी इसका कितना होगा जानते हैं 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ऐसी में अगर जो कहेगा तल से ऊंचाई, तल से ऊंचाई कहेगा तब क्या कहिएगा, तल से ऊंचाई कितना लिखा है 173 फीट, याद आया 173 फीट में ये समुद्र तल से ऊंचाई नापा जाता है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। और यह गंगा हुगली सब नदी के मार्ग द्वारा समुद्र के मतलब बंगाल की खाड़ी तक ये जाके गिरते हैं, मतलब इसका वहाँ तक इसका लेंथ है। अब इसमें कुछ आता है भूगर्भिक संरचना आता है, क्या आता है भूगर्भिक संरचना आता है। अगर जो भूगर्भ मतलब आप लोग जियोलॉजिकल अगर जो कहिएगा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहिएगा, तो बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है ना, क्या हुआ प्रिंस कुमार, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे चलाओ। हाँ, भूगर्भिक संरचना के बारे में चलते हैं। तो बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न युग में क्या करता है, निर्मित चट्टाने के बारे में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना। तो चट्टान यहाँ कैसा कैसा आप लोग जानते हैं, बिहार में पाई जाने वाले चट्टानों के बात बता सकते हैं, संरचनात्मक समूह क्या रखा गया है बिहार में। अगर जो कहिएगा बिहार में चट्टानों के बारे में बताइएगा, चट्टानों में, चट्टानों का प्रकार मतलब प्रकार या पाई जाने वाला समूह, प्रकार या समूह कौन कौन है पता है। फिलहाल अभी 4 को शो करता हूं मैं, क्या करूँगा 4 प्रकार के इसमें शो किया है बिहार के बारे में, और बिहार स्पेशल में ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बिहार के बारे में 4 है, जो एक है धारवाड़ चट्टान, वो कौन है धारवाड़। दूसरा क्या हो गए विंध्याचल वाला जो है, विंध्यन वाला समूह जो है विंध्याचल वाला वो हो जाएंगे विंध्यन समूह के चट्टाने। और एक है टर्सरी चट्टाने, एक है कौन क्वार्टरनरी चट्टाने, कौन है क्वार्टरनरी चट्टाने। तो हम लोग चलें, चारों का नाम लिख दूं। एक क्या है धारवाड़, क्या है धारवाड़, धारवाड़ की चट्टाने। दूसरा है कौन, दूसरा कौन था जी विंध्यन का, कौन है विंध्यन का चट्टाने, विंध्यन का चट्टाने। और तीसरा जो होंगे टर्सरी का होंगे, क्या होंगे टर्सरी होंगे। टर्सरी इस तरह से नहीं होता है ना, टर्सियरी होता है, टर्सियरी होता है, क्या होता है टर्सियरी के चट्टाने होंगे। और चौथा जो है क्या बोला मैंने, जो क्वार्टरनरी है, क्या है क्वार्टरनरी है। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं, इस चारों चट्टाने के बारे में चलना चाहते हैं, ठीक। तो चलते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। धारवाड़ की चट्टाने के बारे में हम जान लें। तो धारवाड़ की चट्टाने क्या है, हम लोग अभी पढ़े हैं 4 चट्टाने जो भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखे हैं चट्टानों के बारे में। तो इसमें 4 चट्टाने दिए हैं, एक कौन दिए थे धारवाड़, एक दिए थे विंध्यन, और एक दिए थे कौन टर्सियरी, और क्वार्टरनरी दिए थे, ठीक है क्वार्टरनरी, ठीक चट्टाने। ये चारों चट्टाने के बारे में जानेंगे। तो सबसे मैंने पहले आगे एक छोटे से टाइम के अभाव के कारण मैंने लिख लिया हूँ धारवाड़ की चट्टाने। तो ये प्री कैवियन युग में निर्मित ये चट्टाने बिहार के हैं। कहाँ के हैं बिहार के हैं। प्री कैवियन युग में जो ये चट्टाने हैं निर्मित हैं, ये चट्टाने जो हैं बिहार के दक्षिण दिशा में और पूरब भाग में ये मुंगेर पड़ता है जिला, और मुंगेर जिला जो मुंगेर खुद प्रमंडल भी है ना,
तो उसमें जो है स्थित हैं। और साथ साथ ये खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, इस तरह से चट्टानों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अर्थात इसमें पाए जाते हैं। निर्माण किया हुआ पाए जाते हैं। चलते हैं, अब इसमें पाया क्या जाता है, खास करके जो देखा जाए तो स्लेट और क्वार्टजाइट जो है, ये सभी धारवाड़ के चट्टाने हैं। सभी क्या है, धारवाड़ का ही चट्टान है। अब चलते हैं विंध्यान समूह के चट्टानों के बारे में। किसके बारे में चलते हैं, विंध्यान के बारे में। विंध्यान समूह के चट्टान के बारे में हम लोग क्या ख्याल है, विंध्यान समूह के चट्टाने, समूह के चट्टाने ये जो है इस प्रकार से हम शो करना चाह रहे हैं कि जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी है ये, ठीक, इस समूह के चट्टाने सोन नदी के उत्तर में स्थित, मतलब ये सोन नदी जो है, सोन नदी के उत्तर, सोन नदी जो आप लोग का बह रहे हैं, सोन नदी कहाँ से निकलते हैं जी, अमरकंटक से ना। सोन नदी के उत्तर, कहाँ, उत्तर, ये सोन नदी के उत्तर जो है में स्थित है। और जो रोहतास, जो समझ रहे, रोहतास तथा कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रोहतास में भी पाए जाते हैं और कैमूर जिले में बहुत ही बढ़िया रूप से पाए जाते हैं। कौन, ये विंध्यान समूह के चट्टाने जो हैं। इसमें क्या होता है, इस चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर तथा गंधक निर्माण के लिए पोटराइट मिलता है। क्या, पायराइट मिलता है। क्या मिलता है, पायराइट मिलता है। इसमें जो है, इस चट्टान में जो है, इस चट्टान में क्या मिलते हैं, चट्टानों में आपका जो चूना पत्थर के लिए क्या मिलते हैं, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट के लिए जो है ना, सीमेंट में जो चूना पत्थर का होता है, सीमेंट उद्योग के लिए आपको क्या मिलते हैं, नहीं, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर क्या मिलते हैं, चूना पत्थर, क्या, चूना पत्थर, गंधक, और क्या मिलते हैं जी, गंधक, और कौन सी, पायराइट। गंधक निर्माण के लिए पायराइट मिलते हैं। क्या होता है, पायराइट मिलते हैं, पायराइट लिखिए, पायराइट। ये सभी आपको कोई किस में मिल रहा है, विंध्यान के चट्टानों में, विंध्यान के चट्टानों में क्या मिलते हैं, ये सभी मिल रहे हैं। अब चलते हैं, इसमें बालू पत्थर, क्वार्टाइट, डेलोमाइट, चूना पत्थर आदि इस समूह के चट्टान है। किसका, इसमें बालू पत्थर भी लिख सकते हैं, बालू पत्थर, क्या कीजिएगा, बालू पत्थर। बाकी तो आप लोग इसमें चूना पत्थर के लिए हो ही गया, गंधक हो गया, क्वार्टजाइट भी मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, क्वार्टजाइट, ये भी आपको मिल जाते हैं। कहाँ, विंध्यान के समूह में, विंध्यान समूह के चट्टानों में डोलोमाइट भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, डोलोमाइट, ये सभी बिहार में ही आते हैं। क्या मिल जाता है, सभी बिहार में ही आ जाएंगे, डोलोमाइट, ये सभी चट्टान बिहार में हैं। अब इस समूह की चट्टानों को जो है का प्रयोग क्या होता है, सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित जितना भी स्मारक है, समझ रहे हैं, या सारनाथ जो बनारस में था ना, सांची के बौद्ध स्तूपों में किया गया है। आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर, जितना भी ऐतिहासिक स्मारक या कोई भी सारनाथ बना हुआ है, उसमें सभी इसका सांची के बौद्ध स्तूपों भी इसी से किया गया है, कैमूर की पहाड़ी से पत्थर के निकाल के, और किससे, विंध्यान समूह के चट्टानों के ही साथ साथ इसका उपयोग किया गया है। अब टर्सरी चट्टान के बारे में जान लें थोड़ा सा। टर्शियरी के लिए तीसरा हम आ गए, टर्शियरी चट्टान के बारे में, चट्टाने के समूह जो होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इस समूह में क्या होते हैं, टर्सरी में, चट्टाने के समूह में टर्सरी युग के चट्टाने पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, नहीं, पश्चिमी चंपारण के, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी में, उत्तरी पश्चिमी डायरेक्ट लिखिए,
पश्चिमी में इसका जो है मिलता है या पाया जाता है। क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी चट्टानों में ये मिलते हैं। कौन? टर्शियरी चट्टानें। और ये रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। किस में पाए जाते हैं? रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी में पाए जाते हैं। लिख दूं? लिख देता हूँ। रामनगर, दून और सोमेश्वर के श्रेणी में। किसमें? सोमेश्वर के श्रेणी में जो है पाई जाती है। सोमेश्वर के श्रेणी में, सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती हैं। इसमें आपका है टर्शियरी चट्टाने के बारे में जान गए हैं हम लोग। क्वार्टरनी चट्टान के बारे में जानिए। क्वार्टरनी चट्टान के बारे में जान लीजिए थोड़ा। अब कह रहा इन चट्टानों का निर्माण किसमें? क्वार्टरनरी के बारे में। लिख दूं नाम? यहीं लिख देता हूँ। क्वार्टरनरी चट्टान। जो यहाँ जो चट्टाने के बारे में बात कर रहे हैं, ये चौथी चट्टान है जो मैं अभी बताया था, उसका चौथी चट्टान है, मतलब लास्ट चट्टान इसके बारे में बता रहा हूँ। इन चट्टानों का निर्माण प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्लेस्टोसिन के समय में हो गया था। ये चट्टानें जलोढ़, बालू, बजरी, बालू, पत्थर और क्या कहते हैं कंग्लोमेरेट इस तरह द्वारा निर्मित है। नोट कर सकते हैं, जलोढ़, बालू, बजरी, बालू, पत्थर, मतलब बालू में बजरी और साथ साथ पत्थर दोनों ले लीजिए। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं धीरे धीरे। कंग्लोमेरेट भी इसमें मिलते हैं, ठीक। और इस सब के द्वारा निर्मित किया गया है, मतलब पाया जाता है, ठीक है। इन चट्टानों का निक्षेप शिवालिक के उत्थान के बाद, किसका? शिवालिक का, उसका जो है निक्षेप जो है इसका क्या करते हैं? शिवालिक का जो है शिवालिक की भी पहाड़ी का ही है, शिवालिक एरिया है, ठीक है। शिवालिक का उत्थान के बाद इसके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा द्रोणी, आ जाओ, सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। क्या हुआ है? सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। अब यहाँ से आगे लिख दूँ, सिंधु सभ्यता के बारे में भी जानते होंगे आप लोग। सिंधु द्रोणी में लिख लीजिए, छोटा सा भाग गंगा में हुआ है, ठीक। अब चलते हैं नेट आगे। अब कारण नदियों द्वारा इस निक्षेपण जो होता है, निक्षेपण जो हुआ था उसका कारण यह है कि मंड ढाल बन गया है। मंड ढाल का विशाल मैदान का निर्माण हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं बिहार का मैदान। क्या कहते हैं? बिहार का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का मैदान, बिहार का मैदान कहते हैं। अब जो है ये इसका जो निक्षेपण होने के कारण ये मैदान बन गया। जो मैदान जो अभी बना हुआ वो मैदान कौन है? बिहार का मैदान है। संपूर्ण बिहार में मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं पाई जाती है। आप लोग जानते होंगे जलोढ़ की गहराई है बिहार में, लेकिन एक समान नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। अगर जो बात करूं गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ी के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। अगर जो गंगा ये बह रही है, इसका दक्षिणी ओर जो होता है, जो दक्षिणी ओर है उसमें क्या होता है? जलोढ़ की मिट्टी क्या, मतलब जलोढ़ की गहराई क्या है? कम है। और जो उत्तरी भाग होगा उसमें क्या होगा? बस गहराई बढ़ती जाएगी, मतलब उत्तरी नहीं पश्चिमी, और साथ साथ पश्चिमी की ओर जितना बढ़ते जाएंगे ना उतना क्या गहराई बढ़ते जाएगी। अब बात करूं आरा, डुमराव, लिखना चाहते लिख लो। आरा, डुमराव, बिहटा तथा पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा पे क्या करें? मिलाया जाए तो इसके समांतर स्थित हिंज रेखा में क्या होगा? हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई कम से कम एकाएक अगर जो कर दिया जाए तो 300 से 350 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 300 से 350 अगर जो है तो वो 700 मीटर तक हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? 700 मीटर तक हो जाएंगे। कब हो जाएंगे 700 तक? जब हम लोग आरा, डुमराव, बीटा, पुनपुन इस सभी की रेखा जो हिंज रेखा है उसका समीप जो है जलोढ़ मिट्टी की गहराई 300 से 350 मीटर है। अगर जो वहाँ जाते हैं तो इस सब एक समांतर करते हैं तो क्या हो जाता है? 700 मीटर तक हो जाती है। वहीं देखिए मुजफ्फरपुर के बारे में जान लीजिए, यहीं मुजफ्फरपुर के बारे में जानिए थोड़ा। ये आरा के बारे में जाने थे, मुजफ्फरपुर में देखिए, मुजफ्फरपुर में क्या होगा?
मुजफ्फरपुर में क्या होगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिस क्षेत्र में है उसमें मध्य जलोढ़ बेसिन है और अधिकतम गहराई इसका जो जानते हैं कितना है, 1000 है। कितना है? 1000 और 1000 से भी बढ़ा हुआ है, 2500 मीटर तक है। 2500 मीटर तक जलोढ़ मिट्टी का जो है, मीटर में होगा, मीटर तक जलोढ़ मिट्टी की गहराई है। इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितना है? 1000 से 2500 तक। ये आप लोग क्वार्टरनरी और टर्शियनरी विंध्ययन समूह के चट्टान और धारवाड़ के चट्टान के आप लोग थोड़ा क्या किए हैं, अध्ययन किए हैं। आगे मैं चलता रहूँगा, इसको समाप्त ही कर दूंगा। बिहार की प्राकृतिक उच्चवाच के बारे में जानूंगा और बिहार की प्राकृतिक उच्चवाच को देखते हुए मैं आगे बढ़ता चलूँगा। शिवालिक की पर्वत श्रेणी और उसका तराई क्षेत्र, उसके बाद क्या होगा, बिहार का मैदान और दक्षिण का पठार, ये तीनों पर लेके चलूँगा। तीनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलेंगे। बिहार में प्राकृतिक उच्चवाच के जो है नेचुरल रिलीफ इन बिहार जो है उसमें क्या है, उच्चवाच के आधार पर बिहार के 3 भागों में विभाजित किया गया है इस प्राकृतिक उच्चवाच को। अब इसमें 3 कौन कौन आए, एक शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र आया, दूसरा कौन आया, बिहार का मैदान, तीसरा कौन आया, दक्षिण के पठार। अब तीनों के बारे में जाने तो सबसे पहले शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में जाने, उसका बिहार का मैदान के बारे में, उसके दक्षिण का पठार के बारे में और शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लूँ चलते चलते, क्योंकि हम लोग को फास्ट भी जाना है, कम समय में अधिक काम भी करना है। तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन है? बिहार के उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित है और ये पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। कौन? शिवालिक पर्वत श्रेणी। और इसका विस्तार है 932 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार जो है कितना है, विस्तार जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो है 932 किलोमीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। ठीक, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद इसकी ऊंचाई जो है 250 से 280 मीटर तक का। कितना है? 250 से 280, 250 से 280 ऊंचाई इसका ग्राउंड किया जाए तो 250 से कितना होगा, 280 मीटर तक इसकी ऊंचाइयां होंगे। किसकी? शिवालिक पर्वत की। अब इस बात के आगे बढ़ाओ, शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश जो है हिमालय, आप लोग देख रहे हैं ना, हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है, तीसरा मोड़। मतलब अगर जो 2 मोड़ और हैं तो तीसरा मोड़ कौन है? शिवालिक का ही पहाड़ी कहलाएंगे। अब स्थानीय उच्चवाच का था, पर ये तो अब हो गया बिहार के, और जगह जगह का स्थानीय वाच कीजिएगा, वाच में कीजिएगा उच्चवाच के आधार पर इसे किसे, शिवालिक की पहाड़ी को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग तो पहले था इसका ना। अब इसका उप विभाग क्या कहोगे? उप विभाग तीनों का नाम मैंने यहाँ दिया हूँ। स्थानीय आधार पर उच्चवाच के आधार पर इसका 3 उच्चवाच है। कितना उच्चवाच है? 3 उच्चवाच है। एक रामधुन की पहाड़ी, दूसरा सोमेश्वर श्रेणी और तीसरा दून घाटी, जिसे आप लोग हरहा कहते हो। क्या कहते हो? हरहा कहते हो। आप इतना समझ सकते हैं कि अगर जो ये तीनों उपभाग हैं इसका भी कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो हम चलेंगे सबसे पहले रामनगर दून में। किस में चलेंगे? रामनगर दून जो है ये जो दक्षिण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। कौन रूप में? दक्षिण श्रेणी। रामनगर जो है दक्षिण श्रेणी के रूप में जाने जाते हैं और यह छोटी पहाड़ियों का क्रम है। क्या छोटी पहाड़ी रहते हैं इसमें? किसना? छोटी इसमें क्या रहते हैं? छोटी पहाड़ी। मतलब छोटी बड़ी तो सब होते हैं ना, लेकिन इसमें छोटी वाले हैं पहाड़ी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए रामनगर दून की पहाड़ी कैसे है तो क्या कहिएगा? छोटी पहाड़ी के क्रम में है। क्या है? क्रम में। इसका 214 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका अगर क्षेत्रफल नीचे देखिएगा तो 214 वर्ग किलोमीटर है। कौन सी? क्षेत्रफल इसका जो स्पेस जो हुआ ये फैला हुआ है। और इसका जो है अधिकतम ऊंचाई जो है 240 ऊंचाई में सबसे ऊंचाई अधिक अगर जो कहिएगा ऊंचाई के बारे में बात कीजिएगा 240 मीटर सबसे अधिक।
नीचे वाला तो समझते हैं कितना होगा नीचे, ठीक। अब ये था आपका रामनगर दून की पहाड़ी। अब थोड़ा सोमेश्वर श्रेणी के बारे में जान लें, क्या होगा। सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी में इसका विस्तार की अगर जो बात करें तो पश्चिम त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग है, क्या है, त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकना, क्या कहेंगे, भिकना जो है वहाँ तक के लगभग ये 75 वर्ग किलोमीटर में है। कितना, 75 वर्ग किलोमीटर तक जो है ये है, ठीक। हाँ वही लिख ली, 75 वर्ग किलोमीटर, 75 वर्ग किलोमीटर लिखना है आपको। 75 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ, फैला हुआ है इसका जगह, क्षेत्र इसका क्या है, 75 वर्ग किलोमीटर है। अब इसकी बात करें कुछ खास तो लगभग में 75 किलोमीटर माना जा रहा है। सोमेश्वर श्रेणी का जो पर्वत है, इसका शीर्ष जो है, शीर्ष भाग जो है बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है। और इसका ऊंचाई जो है, अब देखिए क्या कहा मैंने, बिहार ही नहीं कहिए, बिहार ही नहीं कहिए, सोमेश्वर में आगे हैं, बिहार ही नहीं कहिए, बिहार तो है ही, साथ साथ भारत का भी कुछ सीमा आता है इसमें ना, भारत में बिहार है, तो बिहार और किसका, नेपाल का जो है क्या है, बिहार और नेपाल का जो है सीमा का निर्माण करता है। और इसकी ऊंचाई जो है 874 है। इसकी ऊंचाई कितना है, 874 मीटर है। देखो जी ये आ रहा है 874, तुली सरकार, 874 मीटर इसका क्या है, ऊंचाइयां हैं। अब इसकी बात आगे बढ़ाऊं, इस श्रेणी में नदियों के अपरदन के फलस्वरूप जो मैदान बने हैं ना, अनेक देशों का निर्माण हुआ, जिसमें सोमेश्वर जो क्या कहते हैं उसको, भिकना ठोरी तथा ऐसा बहुत प्रमुख हैं, ठीक। इसमें दर्रा जो हुआ, इन दर्रों से भारत एवं कहाँ, नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग निर्माण हुआ। क्या हुआ, इस दर्रा से जो है, इसके दर्रा से जो है क्या हुआ है, भारत का और नेपाल का जो है क्या हो गए, मैदान जो है फ्री हो गए, मतलब क्या हुआ, भाग मतलब निर्माण हो गया, जिससे सोमेश्वर के श्रेणी से। अब है दून घाटी मतलब हरहा घाटी, ये जो लंबाई है इसकी 24 किलोमीटर है। क्या है, 24 किलोमीटर लंबी है। ये क्या है, 24 किलोमीटर लंबी है। यह घाटी रामनगर दून से है ना, और सोमेश्वर के जो है बीच स्थित है। यहाँ हम लिख सकते हैं या दोनों के बीच है, किसका, रामनगर और किसका, रामनगर और सोमेश्वर के बीच में है। ये सोमेश्वर और रामनगर के बीच स्थित है। कौन जी, दून घाटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरहा कहते हैं। क्या कहते हैं, हरहा कहते हैं। अब इस बात पे चले आगे तो यहाँ देखते हैं, इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इस घाटी को हम क्या कह सकते हैं, हरहा नदी की घाटी भी कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, बचा दूसरा पॉइंट है उच्च बाच के प्राकृतिक हिसाब से बिहार का मैदान। उसमें चलें तो बिहार का मैदान में हम लोग अगर शॉर्टकट में चलना चाहते हैं, अभी जो हम चलेंगे कहाँ, बिहार के मैदान में दूसरी भाग, उच्च बाच के आधार पर दूसरी भाग जो है बिहार का मैदान। बिहार का मैदान आप लोग देखे ही होंगे, बिहार का मैदान कैसा है जी। बिहार का मैदान के बारे में कहने की कोई बात नहीं है, आप लोग सभी परिपक्व हैं, इसके बारे में जानकारी मौजूद है। लेकिन मुझे किताबी भाषा के बारे में जानने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करना ही पड़ेंगे। मुझे फेस बीपीएससी 67वीं के लिए कुछ कदम उठाना ही पड़ेंगे। तो चलता हूँ बिहार के मैदान के बारे में अगर जो बात करूँ तो बिहार का मैदान का विस्तार जो है 90,650 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। लिख लीजिए, बिहार का मैदान का जो विस्तार जो है, मैदान का विस्तार जो है ये कितना है जी, बोलो, 90,650, कितना, 90,650 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, इसका विस्तार हुआ, क्षेत्रफल जिसे आप लोग कह सकते हैं। और यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है।
ठीक, कितना परसेंट? 96% में इसको बात किया करूं तो कितना है? 96% हो जाएंगे। और इसका निर्माण जो है इसका नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। आपने पता किया था जब मैं बताया था इससे पहले कि आपका जो आ रहा है इधर जितना भी है 350 से 700 हो जाता है। यही मुजफ्फरपुर इधर जाइए तो कितना हो जाता है? 1000 से 2500 तक हो जाते हैं। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो यह निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। मैदान का औसत जो गहराई है 1000 से 1500 मीटर में है। कितना है? औसत गहराई जो इसका है 1000 से 15 मीटर प्रति मतलब मीटर के मध्य में पाई जाती है, जो मैं पीछे भी बताया हूँ। 1000 से इसका जो है औसतन 1500 मीटर तक इसकी गहराई है। किसका? जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ परत की, जलोढ़ परत की इसकी 1000 से 150 मीटर तक गहराई है। और इस गहराई के बारे में जान चुके हैं आप लोग पहले भी। जगह जगह पर भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 60 से 120 मीटर के बीच माना जाता है। इसका ऊंचाई अगर जो बात करूं तो 60 मीटर से 120 मीटर तक ही अगर जो होंगे तो ऊंचाई इनका होंगे। गहराई कितना? ठीक। ठीक। अब इस बात की करूं तो बिहार का मैदान कैसा है? 2 भाग में, एक उत्तरी गंगा मैदान, दूसरा दक्षिणी, उत्तर और दक्षिणी के रूप में पाया जाता है। इसको सही करो। उत्तरी मैदान में क्या होता है? इसका निर्माण जो है गंगा जो है उसका निर्माण जो होता है सहायक नदियों जैसे घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, ये सब किस में आता है? उत्तरी मैदान में आता है। किस में आता है? उत्तरी मैदान में आता है। एक उत्तरी मैदान में, दूसरा दक्षिणी मैदान में। दक्षिणी मैदान में आप देखिए दोनों का मैदान के बारे में जान लें हम तो उत्तरी मैदान में क्या क्या होते हैं और दक्षिणी मैदान में क्या होता है। दोनों गंगा के तट की बात है। गंगा की उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिणी मैदान। इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियां कौन कौन होते हैं? घाघरा और कौन कहते हैं? गंडक, बूढ़ी गंडक, और कौन कौन से होते हैं जी? कमला, और ढेर सारे कुछ नदियां हैं जो बूढ़ी गंडक है, कोसी है, बागमती है। ये सभी मिलके क्या करते हैं? अवसादों के निक्षेप से बना हुआ है। कौन? उत्तरी मैदान। ठीक। इसमें कौन कौन नदियां लिख लीजिए आप लोग। गंगा, छूटे ना, गंगा ऐसे तो नहीं उतना दिक्कत है। घाघरा, गंगा लिखने की कोई जरूरत तो नहीं था। गंडक, बूढ़ी गंडक और कौन? कोसी को क्या कहते हैं बाबा? बिहार का आंसू। सबसे तबाही अगर जो बिहार में है तो किससे है? कोसी नदी से ज्यादा है। कमला और कोई बागमती लिख लीजिए। बागमती, ऐसी छोटी बड़िया कई नदियां हैं। ठीक है। और खास करके सभी के द्वारा लाए गए अवसादों निक्षेप से ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान का ढाल उत्तर से किधर की ओर है? दक्षिण की ओर है। किधर है? उत्तर से दक्षिण की ओर है और दक्षिण पूर्व की ओर में बना हुआ है। इसका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर भी है। नदियों की जो है अगर बात करें प्रवाह का क्रम जो है प्रदेश की कई दोआबाओं की वर्गीकृत में माना जाता है। इसको जो नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, दोआब, गंडक, कोसी, दोआब और क्या कहते हैं महानंदा। ठीक। ये दोआब सभी जो है इसके बीच में माना जा रहा है। इस मैदान में नदियों के मध्य स्थित बाढ़ क्षेत्र जो है विशेष आकृति क्या करता है? दियारा प्रदेश बना देता है। जहां बाढ़ आ गया सोच लो तो क्या हाल होगा वहां का। वो किस तरह से हो जाता है? दियारा की तरफ से बना देता है। और इसे चार एवं क्षरण अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। ये जो है किस में जाने जाते हैं? चार एवं क्षरण के नाम से जाने भी जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इस मैदान में नदियों के मध्य स्थित बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति दियारा प्रदेश है
ना, तथा नदी के धारा जो बने हैं उसको चार एवं क्या कहेंगे, क्षारण, क्षारण, क्षरण नहीं, क्षारण, चार और क्षारण, क्षारण ये बोल सकते हैं। चलिए अब इसके चलते हैं। इसकी मैदान जो उत्तरी भाग में दलदली भूमि है, उत्तरी भाग में क्या है, दलदली भूमि है, जिसमें आप लोग क्षेत्र में अभी अधिक रहते हो। और इधर जो चलिएगा दक्षिणी सीमांत की ओर जाइएगा तो ऊंचा है, दक्षिणी क्या है, ऊंचा है। तो इस क्षेत्र में जो गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, इस सब नदियां द्वारा जो लाई गई मट्टी या बालू है, रेत जिसको कहते हैं हम लोग, इससे जलोढ़ मिट्टी का जो है पंख संरचना पाई जाती है। क्या होता है, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो जलोढ़ की आप गहराई आप समझ चुके हैं। यहाँ पर इन नदियों का प्रवाह पथ में विचलन देखा जाता है। आप देखिए, अगर जो एक क्वेश्चन कहेगा सबसे परिवर्तक नदी कौन है, तो कोसीय नदी है, अपनी रूप बदलते रहते हैं। ठीक, अब चलेंगे इसमें जो पाई जाने वाला विचलन देखा गया है। अब गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार देखिए कहाँ कहाँ है, सारण में है, चंपारण में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा तथा पूर्णिया जिलों में पाया जाता है। मतलब 12-13 जो है बिहार में 12-13 जिले, किसका 12 जिले, मानिए 12 जिले है गंगा के तट पे। कितने, 12। तो 12 जिले का नाम भी लिखना चाहते हैं, आपको याद नहीं होगा, सुबह वाला बैच में क्या था, बक्सर, चलिए लिख दूं मैं, चलिए सारण बोलते जाइए, मैं फटाफट लिख दूं, बक्सर, भोजपुर, पटना, पटना, वैशाली, और किधर क्या इधर आ जाएंगे, लखीसराय है, समस्तीपुर होगा, समस्तीपुर होगा, और कौन होंगे जी, लखीसराय भी होगा, लखीसराय, और कौन होंगे जी, बेगूसराय होगा, बेगूसराय, और खगड़िया भी होगा, खगड़िया, खगड़िया भी होगा, कटिहार भी है, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर है, ये है भागलपुर, और मैदान कौन, और कोई छोटा भी है। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, मुंगेर, मुंगेर लिखे हो जी, मुंगेर छोटा है, मुंगेर भी है, मुंगेर, भागलपुर, एक खगड़िया, एक लाइन में चल सो जोड़ लो, चलो हो गया। अब गंगा के दक्षिणी भाग में चलेंगे, किस में चलेंगे, गंगा के दक्षिणी भाग में अगर जो इसकी मैदान की राज के क्षेत्र कहिएगा तो 19.36 है, कितना है, 19.36% है। इसका कितना था, 96% था, और ये कितना है, 19.36 है। और विस्तृत समतल है, गंगा जो है के दक्षिणी मैदान में ये भाग करते, दक्षिण के बारे को दक्षिणी, उत्तर के बारे को उत्तरी कहेंगे। इसका ढाल जो उत्तर से दक्षिण की ओर लाई गई है, और ये जो है बलुई मिट्टी से हुआ, किससे हुआ है, बलुई मिट्टी में, क्या कहेंगे, बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी से इसका हुआ है। इस मैदान में बहने वाली नदियां जो हैं, सोन है, पुनपुन है, कर्मनसा है, फल्गु है। क्या है, नदियां जो इनमें बह रहे हैं, नदियों का जो प्रवाह है, ये जो है सोन नदी है, और सोन नदी के एक बार कहेगा उत्तर से भी बहती है ना, उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में। सोन है, पुनपुन है, निकलती कहाँ है, अमरकंटक से, और फल्गु है, और कौन नदी है जी, फल्गु में इसे पूरा कर दो, फल्गु, पुनपुन, सोन, कर्मनसा एक लिख लीजिए, और ढेर सारा नदियाँ होंगे। ठीक, खास करके इसको माना जाता है। ठीक, तो ये सभी जो है इन्हीं के द्वारा अवक्षेप के निक्षेपण के कारण क्या हो गया जी, इसका जो है दक्षिणी मैदान बना है। ठीक, और इसका मिट्टी कैसा है, बलुई मिट्टी है। ये क्षेत्र जगह कौन कौन आता है, सोन, पुनपुन, कर्मनसा जिधर जिधर बहती है वो तो आपको है गया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो गया है, गया हुआ जैसे उस क्षेत्र में, चलिए दक्षिण क्षेत्र, गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरिया, और कौन है,
बराबर की पहाड़ी, इस सब के एस्थेटिक पहाड़ियों, इसका जो एक रूपता से जो यंग बढ़ करती है, मतलब इसका जो काम जो है ये क्या करता है, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां क्या करता है, प्राकृतिक संबंध मतलब प्राकृतिक तटबंध का जो होता है सटे हुए तल का निर्माण करती है। और साथ साथ इस मैदान में कैसा कुछ कोप मिट्टी पाई जाता है, कैसा कोप मिट्टी पाई जाती है, कॉप उसको कहेंगे, कॉप बालुवाई के साथ साथ कॉप पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि राजगीर गया ये सब जिधर भी है, समझ रहे हैं ना, इस सब जो सटा हुआ जो कुछ होता है तटबंध जो है, नदियां जो प्राकृतिक तटबंध तथा इससे सटे हुए तल का निर्माण जो करती है, उससे इसको क्या कहते हैं, इसमें कोप मिट्टी पाई जाती है। क्या होता है, कोप। और कहीं कहीं ये भी होता है गहरी व चिकनी या पीली दोमट भी है, लिख लीजिए, जो गहरी व चिकनी या पीली दोमट, यहाँ लिख देता हूँ, गहरी चिकनी दोमट पाई जाती है। क्लियर, यहाँ तक इसमें और कोई? इसके दक्षिण में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बुझते हैं ना, रेत बलुआ मतलब बालू टाइप का, वो कंकर टाइप का आता है जो बालू आप लोग कहते हैं। दक्षिण के पठार यूँ ही देख लूँ, फटाफट देख लो दक्षिण पठार, इसी में एडजस्ट कर लेता हूँ। दक्षिण के पठार, ये तो स्पष्ट बुझा रहा है दक्षिण के पठार का मतलब क्या होगा, बिहार के सुदूर दक्षिण, क्या कहेंगे, बिहार के सुदूर दक्षिण पठारी भाग स्थित है। क्लियर। और एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से तथा पूरब में मुंगेर एवं बांका जिले तक फैला हुआ है। अगर जो बात करें दक्षिण की पठार का, तो पश्चिम में और पूरब की बात करें तो पूरब में आप लोग जाइएगा तो कहाँ आ जाएगा आपका, कैमूर और मुंगेर एवं बांका जिला। पश्चिम में तो पश्चिम होगा, पश्चिम अगर जो कहिएगा तब होगा कौन सी, कैमूर जिला। क्या कहिएगा, कैमूर। और उधर तो जो होगा सो होगा ही ना। और पूरब में क्या कहिएगा, मुंगेर, और कहाँ बोलिएगा, बांका जिला तक जो है बात कीजिए इससे। क्लियर। बांका और कैमूर तक क्या हुआ, ये इसका क्षेत्र मिलता है। ठीक, इस क्षेत्र में अंतर्गत जो भी हैं ये जैसे गया, मंदार, बराबर एवं जेठियन की पहाड़ियाँ, जैसे और है गंगेश्वरी, राजगीर, तथा राजगीर तो आप लोग जानते ही होंगे ना, तथा बहुत सारे ऐसे पहाड़ियाँ हैं जो बिहार शरीफ, मुंगेर पहाड़ियाँ तथा कैमूर एवं रोहतास के, ये सब फैला हुआ इसी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, दक्षिण पठार के क्षेत्र में। और दक्षिण पठार जो सोन नदी कैमूर के पठार था तथा छोटा नागपुर के पठार से को अलग करती है। क्या कर रहा है, सोन नदी जो है कैमूर के पठार तथा छोटा नागपुर के पठार को अलग करता है। ये स्टार में देख लिख लीजिए, सोन नदी कैमूर के पठार और किसका, और छोटा नागपुर के पठार को अलग करता है। नागपुर का पठार को अलग करता है कौन, सोन नदी। तो सोन नदी ये दक्षिण के पठार के दो टुकड़ों में बांट देता है। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है दक्षिण के पठार और साथ साथ आज जो है उच्चावाच के बारे में आप लोग जान चुके हैं, नेचुरल रिलीफ के बारे में जान चुके हैं। मैं आगे प्रयास करूँगा कि आप लोग के पास तक भी वीडियो पहुँचे। समय अभी अभाव के कारण वीडियो लगातार नहीं जा रहे थे, मैं अभी फिर से लगातार आपके पास वीडियो पहुंचेंगे। कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द बीपीएससी की तैयारी का यहाँ का बैच भी जारी है, जिसके कारण समय नहीं मिलने के कारण जो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। बहुत ही व्यस्तता है क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग के पास भी जाएंगे। बिहार स्पेशल के लिए भी आपको तैयार रहना है, हिस्ट्री के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी। पूरे सब्जेक्ट के मेटल जो आपके पास मिलेंगे, नोट्स आप तैयार करते रहिएगा। और साथ साथ समय कम रहने के बाद भी तो भी इस पर थोड़ा नज़र दौड़ा के देखिए। आगे नेक्स्ट मैं कई क्लास आप लोग का बचा हुआ है जो मैं बहुत जल्दी आपके पास भेज दूंगा।
और कुछ कारणवश नहीं भेज पाया था। अब जो है बहुत जल्द से जल्द भेज दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करवाइए, शेयर जरूर करवाइए।